हम सुनते ही दिमाग में सिर्फ ट्रेन, पटरी और स्टेशन नहीं आते। सोचिए ये दुनिया के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। जी। लाखों लोग हैं इसमें। और इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही होंगे। ठीक है। आज हम इसी परिवार के कह सकते हैं डीएनए में झांकने वाले हैं। जी। वो कौन से नियम हैं जो तय करते हैं कि एक रेल कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए। हमारे पास रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। और आज हम इसके शुरुआती लेकिन शायद सबसे बुनियादी 5 नियमों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा मकसद सिर्फ नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनके जरिए एक आदर्श रेल सेवा की कैसी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे ईमानदारी, निष्पक्षता और सेवा की उम्मीद की जाती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है। ये उस भरोसे की नींव है जिस पर पूरी सरकारी मशीनरी टिकी हुई है। ये नियम एक तरह से एक नैतिक संहिता, एक एथिकल कोड है जो ये तय करते हैं कि रेलवे का हर कर्मचारी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह कैसे रहेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नियम 1 और 2 ये बहुत सीधे साधे लगते हैं, नाम और परिभाषाएं। लेकिन मुझे लगता है परिभाषाओं में ही अक्सर असली कहानी छुपी होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नियम एक तो बस इसका नाम बताता है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, और ये साफ करता है कि ये हर रेल सेवा पर लागू होगा, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पररी हो या फिर ट्रेनी हो। कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन असली मजा, जैसा आपने कहा, नियम 2 की परिभाषाओं में है। वो किसी भी नियम की आत्मा होती हैं, क्योंकि वो हर तरह के कंफ्यूजन को खत्म कर देती हैं। मैं जब ये पढ़ रही थी तो एक परिभाषा पर आकर अटक गई, परिवार की। आमतौर पर हम परिवार मतलब बीवी बच्चे समझते हैं, लेकिन यहाँ तो दायरा बहुत बड़ा है ना, दिलचस्प। इन नियमों के हिसाब से परिवार में सिर्फ पति या पत्नी और बच्चे ही नहीं, बल्कि आप पर निर्भर मतलब डिपेंडेंट माता पिता, यहाँ तक कि निर्भर भाई बहन भी शामिल हैं। हम्म। और ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है। इसके पीछे की सोच क्या है? इतना व्यापक क्यों बनाया गया इसे? सोचिए, हितों के टकराव के बारे में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई नियम कहता है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि परिवार में कौन कौन आता है। इस परिवार से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई कर्मचारी ये कहकर न बच सके कि अरे मैंने तो अपने भाई की मदद की, वो मेरे परिवार की परिभाषा में तो आता ही नहीं है। ये हर उस रिश्ते को दायरे में ले आता है जहां पक्षपात की थोड़ी भी गुंजाइश हो सकती है। वाह, मतलब हर लूप होल को बंद करने की एक कोशिश की गई है। चलिए अब उस नियम पर आते हैं जिसे इन सभी नियमों का दिल कहा जा सकता है। नियम 3 यानी सामान्य आचरण। ये एक रेलवे कर्मचारी से क्या उम्मीद करता है? नियम 3 एक तरह से इन सभी नियमों का सार है। अगर कोई सिर्फ इस एक नियम को जी ले, तो शायद उसे बाकी नियमों की जरूरत ही न पड़े। इसकी भाषा बहुत मजबूत है। यह कहता है कि हर रेलवे सेवक को हर समय सिर्फ ड्यूटी पर नहीं, बल्कि हर समय पूरी तरह से सत्यनिष्ठ और ईमानदार रहना होगा। उसे अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा। इसमें एक लाइन है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। ऐसा कोई काम न करें जो एक रेलवे कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है ना? अशोभनीय क्या है, ये आखिर कौन तय करेगा? अजी, एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मकसद कर्मचारी के निजी जीवन में दखल देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे एक सरकारी कर्मचारी होता है। वो पूरे संगठन का चेहरा है। अगर कोई रेल अधिकारी सड़क पर शराब पीकर हंगामा करता है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि फलां व्यक्ति हंगामा कर रहा है। वो कहेंगे देखो रेलवे का अफसर क्या कर रहा है। उसका आचरण, चाहे वो ड्यूटी पर हो या ना हो, सीधे तौर पर रेलवे की प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है जो आप घर भी लेकर जाते हैं। और इसी नियम में राजनीतिक निष्पक्षता और जनहित को सबसे ऊपर रखने की बात भी है। हाँ, और ये उस भरोसे की नींव है जिसकी हम बात कर रहे थे। सोचिए, आजादी के बाद भारत को एक ऐसी सरकारी मशीनरी की जरूरत थी जो सरकारों के बदलने से प्रभावित ना हो। जो भी पार्टी सत्ता में आए, अधिकारी और कर्मचारी निष्पक्ष होकर सिर्फ जनता के लिए काम करें। नियम 3 का राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना और पद का दुरुपयोग ना करना वाला जो हिस्सा है, वो भ्रष्टाचार और पक्षपात की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। ये एक मॉरल कंपस सेट करता है। ये तो हुए बड़े बड़े सिद्धांत, लेकिन ये नियम रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर भी लागू होते हैं। नियम 3A है तत्परता एवं शिष्टाचार के बारे में।
मतलब जल्दी काम करो और तमीज से बात करो। इसे भी नियम बनाना पड़ा। सुनने में अजीब लगता है, पर सोचिए रेलवे जैसी पब्लिक फेसिंग सर्विस में इसका कितना महत्व है। यहाँ रोज लाखों लोग कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। अगर टिकट काउंटर पर बैठा क्लर्क बदतमीजी से बात करे या जानबूझकर काम में देरी करे, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का बुरा बर्ताव नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर से जनता का भरोसा काम करता है। इसलिए नियम 3 ये कहता है कि तत्परता, दक्षता और विनम्रता सिर्फ अच्छे गुण नहीं, बल्कि आपकी ड्यूटी का एक अनिवार्य हिस्सा है। और नियम 3 भी तो इससे भी एक कदम आगे है। ये शादी की उम्र, पर्यावरण और महिला सुरक्षा जैसी सरकारी नीतियों का पालन करने को कहता है। इसका एक कर्मचारी के काम से क्या सीधा लेना देना? इसका लेना देना कर्मचारी से नहीं, बल्कि राज्य के प्रतिनिधि से है। ये नियम ये कहता है कि आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं। और अगर सरकार बाल विवाह के खिलाफ कानून बना रही है या पर्यावरण बचाने की मुहिम चला रही है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक उदाहरण पेश करेंगे। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो आपकी ही सरकार की नीति के खिलाफ हो। ये एक तरह से सांकेतिक है, पर बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील नियम पर, 3C, यौन उत्पीड़न का निषेध। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये काफी व्यापक है। इसमें क्या-क्या शामिल है? ये नियम बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये साफ कहता है कि किसी भी महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और ये सिर्फ बड़े अपराधों की बात नहीं करता। इसमें अनचाहा शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाने की मांग, अश्लील टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या फिर यौन प्रकृति के इशारे करना, ये सब कुछ साफ साफ प्रतिबंधित है। एक मिनट, यहाँ कार्यस्थल की परिभाषा पर भी जोर दिया गया है। मतलब ये सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही इस नियम की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यस्थल की परिभाषा में ऑफिस, अस्पताल, गेस्ट हाउस, ट्रेनिंग सेंटर और यहां तक कि ऑफिशियल टूर के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी या होटल भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैनेजर अपने जूनियर को ऑफिशियल टूर पे ले जाता है और वहां होटल में कोई अनुचित टिप्पणी करता है, तो वो भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा। ये सुरक्षा का दायरा कर्मचारी के साथ साथ चलता है। ये तो बहुत मजबूत प्रावधान है। लेकिन इसमें एक और बात है जो ध्यान खींचती है। झूठी शिकायत करने पर भी सजा का प्रावधान। हाँ, और ये इस नियम को संतुलित बनाने की एक कोशिश है। इसका मकसद ये है कि इतने जरूरी कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। जहां ये पीड़ितों को एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है, वहीं ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाकर उसका करियर बर्बाद ना किया जाए। ईमानदारी की बात हो रही है तो भाई भतीजावाद से बड़ा सवाल क्या होगा? नियम 4 इसी मुद्दे पर है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक सीनियर अधिकारी हैं, उनकी बेटी एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती है जो रेलवे के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है। क्या अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी, भले ही उन्होंने भर्ती में कोई मदद ना की हो? बहुत अच्छा उदाहरण है। नियम 4 के मुताबिक हाँ, उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। ये नियम कहता है कि कोई भी रेल कर्मचारी अपने पद का इस्तेमाल करके किसी रिश्तेदार को ऐसी किसी कंपनी में नौकरी नहीं दिलवा सकता जिसका रेलवे से कोई लेना देना हो। लेकिन आपका सवाल पारदर्शिता के बारे में है। अगर रिश्तेदार अपनी काबिलियत से नौकरी पाता है, तब भी कर्मचारी को लिखित में अपने विभाग को सूचित करना होगा। तो इसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि पारदर्शिता रखना है? बिल्कुल। मकसद ये है कि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे, ताकि भविष्य में अगर वो अधिकारी उस आईटी कंपनी से जुड़ा कोई फैसला लेता है, तो सबको पता हो कि एक संभावित हितों का टकराव मौजूद है। ये सिस्टम में निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो ये तो हुई पैसे और परिवार वाली निष्पक्षता। लेकिन अब उस क्षेत्र में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील और सख्त है, राजनीति। नियम 5 राजनीतिक गतिविधियों पर लगभग पूरी तरह से रोक लगाता है। हाँ, और ये भारतीय सिविल सेवा की नींव का पत्थर है, राजनीतिक तटस्थता। नियम 5 बहुत साफ है। कोई भी रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता, किसी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता, चुनाव में प्रचार नहीं कर सकता और ना ही किसी के लिए वोट मांग सकता है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर तो हर किसी को राजनीतिक विचार रखने का हक है। ये नियम उस पर रोक क्यों लगाता है? इसे समझने के लिए एक एम्पायर का उदाहरण लेते हैं। एक एम्पायर किसी भी टीम का फैन हो सकता है, लेकिन मैदान पर उसे पूरी तरह निष्पक्ष रहना होता है। उसका काम सिर्फ नियमों के हिसाब से फैसला देना है। सरकारी कर्मचारी भी उसी एम्पायर की तरह हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारी मशीनरी को हमेशा देश के संविधान और कानून के हिसाब से निष्पक्ष होकर काम करना है।
अगर कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रति वफादार हो जाएंगे तो जनता के प्रति अपने निष्पक्ष सेवा की शपथ तोड़ देंगे। इस नियम की एक बात मुझे आज भी हजम नहीं होती। ये कहता है कि कर्मचारी को अपने परिवार वालों को भी कुछ राजनीतिक गतिविधियों से रोकने का प्रयास करना होगा, खासकर अगर वो सरकार विरोधी या विध्वंसक हो। ये कैसे मुमकिन है? आप अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये वाकई इस पूरे कोड का सबसे जटिल और विवादास्पद हिस्सा है। आपको इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखना होगा। ये नियम उस दौर में बने थे जब देश की एकता और अखंडता को लेकर बहुत चिंताएं थीं। आज के दौर में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना जोर है, ये नियम बहुत अजीब लगता है। व्यवहारिक तौर पर यह लगभग असंभव है। तो क्या ये एक डेड लेटर है? मतलब एक ऐसा नियम जो किताबों में तो है पर लागू नहीं होता? पूरी तरह से नहीं। इसकी व्याख्या अब बहुत संकीर्ण हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ता है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होता है तो कर्मचारी की जवाबदेही बन सकती है। ये एक बहुत ही धुंधली रेखा है और इस पर हमेशा बहस होती रहती है। तो इन सबको जोड़कर देखें तो इन पहले 5 नियमों से एक रेल सेवक की कैसी तस्वीर उभरती है? अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो एक ऐसे पेशेवर की तस्वीर बनती है जिससे उच्चतम स्तर की ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। वो है नियम 3। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ है और सिर्फ जनहित में काम करता है, ये नियम 5 कहता है। वो किसी भी तरह के भाई भतीजावाद और आर्थिक पक्षपात से दूर रहता है, ये नियम 4 सुनिश्चित करता है। और वो एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां कोई भी, खासकर महिलाएं, बिना किसी डर के काम कर सकें। ये नियम 3C का वादा है। संक्षेप में कहें तो ये नियम एक ऐसे लोक सेवक का खाका तैयार करते हैं जो जवाबदेह है, निष्पक्ष है और जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखता है। ये सिर्फ नौकरी करने के नियम नहीं है, ये एक चरित्र बनाने के नियम है। बिल्कुल सही। और अंत में यही कह सकते हैं कि ये नियम सिर्फ प्रतिबंध नहीं है, ये भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने का जरिया है। हर नियम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि ये विशालकाय मशीनरी ईमानदारी, निष्पक्षता और कुशलता से चलती रहे, क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगी हर दिन इस पर निर्भर करती है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने नियम 5 के उस हिस्से पर बात की जो एक कर्मचारी से अपने परिवार को कुछ राजनीतिक गतिविधियों से रोकने की उम्मीद करता है। सवाल ये है कि एक सरकारी कर्मचारी के पेशेवर दायित्वों और उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? आज के दौर में जब निजी और पेशेवर जीवन की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, इस तरह की अपेक्षाएं कितनी व्यवहारिक और कितनी उचित हैं?